1857 का विद्रोह, इसका लास्ट टॉपिक है कि विद्रोह के पश्चात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या भारतीय प्रत्येक व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन आता है उसकी स्टडी करेंगे। भले ही ये विद्रोह असफल रहता है लेकिन ये भारतीयों पर और ईस्ट इंडिया कंपनी पर या कहें हम ब्रिटिशर्स पर क्या है एक अमिट छाप छोड़ता है और बहुत सारे क्या है ब्रिटिश शासन और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में परिवर्तन आता है। मैं यहाँ पर पहले परिवर्तन की ओर चलने की कोशिश करता हूँ। पहला परिवर्तन जो होता है कंपनी का शासन समाप्त होता है और क्राउन का शासन शुरू होता है। यहाँ क्राउन का आशय जो है ब्रिटिश संसद से और महारानी या महाराजा या कैबिनेट जो है इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो क्राउन का निर्माण होता है। यानी कंपनी का शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, क्राउन का शासन शुरू होता है। क्राउन का शासन शुरू होने का आशय कहीं न कहीं से अकाउंटेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी वाला शासन शुरू होता है। इस क्राउन में और आगे बताने की कोशिश करूंगा कि भारतीय मामलों का एक कैबिनेट स्तर का मंत्री निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, जो ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह होता है भारतीय मामलों के लिए। यानी अब कहीं न कहीं से भारतीय शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश पार्लियामेंट में अभिलेखित होने लगती है। दूसरा परिवर्तन जो आता है वो गवर्नर जनरल का पद एबॉलिश किया जाता है, समाप्त किया जाता है और उसके जगह पर क्या है वायसराय का पद सृजित किया जाता है, बनाया जाता है। यहाँ वायसराय का आशय ये है कि वायसराय जो है वो अब संसद के प्रति क्या है जिम्मेदार होगा, उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक जीके के प्रश्न के रूप में गवर्नर जनरल जो आखिरी होता है वो रहता है लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय जो रहता है वो कौन रहता है, लॉर्ड कैनिंग रहता है। नेक्स्ट परिवर्तन जो आता है वो भारतीय परिषद का गठन किया जाता है। यानी भारतीय मामलों के लिए सुझाव देने वाली एक परिषद का गठन किया जाता है जिसमें 15 सदस्य होते हैं और ये सदस्य दो प्रकार की श्रेणी के होते हैं। 8 सदस्य जो होते हैं वो ब्रिटिश संसद द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जबकि 7 सदस्य जो होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुने जाते हैं। इन 8 के लिए एक कंडीशन रहती है कि वो 10 साल क्या है भारतीय परिप्रेक्ष्य में बिताए हों या उनके पास 10 साल रहने का भारतीय अनुभव होना चाहिए। और ये परिषद ही क्या है कैबिनेट स्तर के भारतीय मामलों के मंत्री को सलाह देती है, सुझाव देती है कि भारत में इस प्रकार के नियमों का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट जो परिवर्तन दिखाई देता है 1861 में एक एक्ट पारित किया जाता है जो सेवा अधिनियम के रूप में होता है और उस सेवा का नाम रखा जाता है ICS इंडियन सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या है भारतीय क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु लंदन में प्रत्येक वर्ष एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है और उस परीक्षा से निकले हुए जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो तो भारतीय क्षेत्र पर शासन करते हैं या प्रशासन में सुविधा या प्रशासन में क्या है अपना सहयोग देते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर 5वां चेंज आता है वो क्या है सेना का पुनर्गठन किया जाता है। सेना का पुनर्गठन करने का आशय यहाँ पर क्या है कई प्रकार के परिवर्तन भारतीय सेना में आते हैं। इसका कारण ये रहता है कि भारतीय सेना जो रहती है 1857 में, जिसको हम ब्रिटिश आर्मी भी कह सकते हैं, इसी ने सबसे पहले क्या है 10 मई 1857 को विद्रोह किया था। विद्रोहों की जब एनालिसिस ब्रिटिशर्स करते हैं तो वो जिन चेंजेस लाते हैं वही क्या है सेना का पुनर्गठन कहलाता है। इसमें पहला ये चीज रहता है कि भारतीय सैनिकों के पीछे ब्रिटिशर्स सैनिकों की या ब्रिटिश सैनिकों की क्या है संख्या इंक्रीज की जाती है। यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि पहले जो 5 भारतीय सैनिकों पर
3 जो क्या रहते थे, ब्रिटिश सैनिक रहते थे। अब उस अनुपात को, उस रेशियो को क्या है, ब्रिटिश रेशियो को बढ़ाया जाता है और 2 भारतीय सैनिकों पर 1 ब्रिटिश सैनिक को नियुक्त किया जाता है। यानी कहने का आशय है कि जो ब्रिटिश फौज होती है उसमें ब्रिटिश सैनिकों की संख्या को बढ़ाया जाता है। दूसरा सेना में परिवर्तन ये आता है कि जो तोपखाना विभाग होता है सेना के अंतर्गत, वहां पूरी तरीके से भारतीय सैनिकों की उपस्थिति को समाप्त कर दिया जाता है। और तीसरा जो एक परिवर्तन आता है, इस सेना में उच्च जाति के लोगों को, खास तौर से अवध के लोगों को क्या है, रखने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और उसकी भरपाई क्या है, गोरखा और कुमायूं सैनिकों के माध्यम से पूर्ति की जाती। अगला जो एक मेजर चेंज आता है वो विस्तारवादी नीति जो रहती है, राजनीतिक विस्तारवादी नीति, कि इस रियासत को हड़प लिया जाए, उसे समाप्त कर दिया जाता है और उसकी जगह पर क्या है, अप्रत्यक्ष शासन, यानी जो व्यक्ति वहां शासन कर रहा है उसी पर हम नियंत्रण करेंगे और उसी के माध्यम से क्या है, ब्रिटिश हित को उससे पूरा कराएंगे। और इसमें भी मुख्य तरजीह जो दी जाती है वो आर्थिक वस्तु पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस को कैसे निकाल करके ब्रिटिश हित में परिवर्तित किया जाए। और जो इसमें लास्ट जो विचार आता है, जो चेंज आता है, वो क्या है, भारतीयों में राष्ट्रीय एकता का भाव प्रारंभ होने लगता है। भारतीयों को ये लगता है 1857-58 के विद्रोह में कि अगर हम कलेक्टिवली प्रयास किए होते तो हम सफल होते। मध्यम वर्ग को ये लगने लगता है कि अगर हम अपने विद्रोही सैनिक साथियों का सहयोग किए होते तो हम सफल होते और हमें क्या है, ब्रिटिश दास्ता से मुक्ति मिलती। इसीलिए आप देखेंगे आगे चल कर के क्या है, अंग्रेज इसी राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर क्या है, शासन करना शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इन बिंदुओं को आप देखें और उसके बाद क्या है, स्टडी करें। कोई प्रश्न उठता है तो मुझसे शेयर करें। धन्यवाद। यहाँ पर एक सुधार मैं करना चाहता हूँ। जो सेना में भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों का रेशियो रहता है वो पहले जो रहता है 5:2 का रहता है, अब इसको क्या है 2:1 का कर दिया जाता है। यानी पहले क्या है 5 और 2, 5 पर 2 रहते हैं, अब 2 पर 1 ब्रिटिश सैनिक रहता है। इस प्रकार क्या है, आपको दिखता होगा कि ये इंक्रीज हो रहा है।